नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उस शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। पिछले हफ्ते मैंने आपको बहुत ही म्यूजिकल एक ट्रैजिक फिल्म की कहानी सुनाई थी, अनुराग। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती म्यूजिकल बट नॉट सो ट्रैजिक कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फिल्म जयप्रदा की डेब्यू फिल्म है बॉलीवुड में, बट फिल्म अगर मैं आपको बताऊं तो तेलुगु में पहले बन चुकी है सिरी सिरी मूवा के नाम से, जिसमें जयाप्रदा ने ही काम किया था एक गूंगी लड़की का। और इस फिल्म के बाद जयाप्रदा एक सुपरस्टार बन गई थी साउथ की फिल्मों की। और फिल्म जो कि जयप्रदा की डेब्यू फिल्म थी बॉलीवुड की, उसमें भी उन्होंने एक गूंगी लड़की का किरदार निभाया। और इस फिल्म के बाद ये सुपरस्टार बन गई थी बॉलीवुड की। फिल्म डायरेक्ट की थी और लिखी थी के विश्वनाथ ने, प्रोड्यूस किया था एन सिप्पी जी ने, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे जी ने, लिरिक्स थे आनंद बख्शी के। और इसकी रिलीजिंग डेट थी 8 जनवरी 1979। और अब इसकी स्टार कास्ट की बारी। ऋषि कपूर और जयाप्रदा इसमें लीड रोल में हैं। ऋषि कपूर एज अ राजू, जयाप्रदा हेमा। शशिकला हेमा की स्टेप मदर बनी हैं और धीरज कुमार उनके स्टेप ब्रदर। श्रीराम लागू यानी कि मास्टर चिंतामणि प्रधान जयाप्रदा के फादर हैं। ओम शिवपुरी इसमें पंडित जी का किरदार निभा रहे हैं। शक्ति कपूर एज अ विलन यानी प्रकाश, और अरुणा ईरानी एज अ कुसुम। डॉक्टर साहब के भेस में यहाँ पर हमें दिखेंगे विजय अरोड़ा। और एक और बहुत ही बेहतरीन किरदार है यहाँ पे गोपी का, यानी एक मास्टर जी बने हैं जो कि निभा रहे हैं असरानी। तो एक म्यूजिकल फिल्म की शुरुआत करती हूँ, सरगम। इस फिल्म की शुरुआत होती है जयाप्रदा से, जो कि गूंगी है लेकिन उसे नाचने का और गाने का बहुत शौक है। अब गा तो वो पाती नहीं, लेकिन नाचने का उन्हें बहुत शौक है। और वो रह रहकर अपनी कज़न के घुंघरू लेकर नाचने चली जाती हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। और ये बात उनकी स्टेप मॉम शशिकला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। घर में होएंगी तो तभी तो मिलेंगी ना। क्यों कष्ट कर रही हैं? देखिए, अगर घुंघरू नहीं मिलते तो वो गाय के गले में जो घंटियां हैं ना, उनसे भी काम चल जाएगा। ये रहे घुंघरू, हेमा के पास थे। लो, वो 2-3 घंटियां निकल आई थी ना, वो दुकानदार के पास गई थी बनवाने के लिए। देखो ना, लोग यूं ही बातें करते हैं कि सौतेली बहनें एक दूसरे से जलती हैं। हमारी हेमा को देखो, कितना प्यार करती है अपनी छोटी बहन से। तू बोझा उठाए क्यों खड़ी है? जा अंदर रखते जा। ठहर वहीं। तू क्या समझती इन किस्से कहानियों से बहल जाऊंगी मैं? बोल, क्यों ले गई थी घुंघरू? बोलती क्यों नहीं? सावित्री, वो बेचारी क्या बोल सकती है? अरे हाँ, गूंगी है बेचारी, बहरे तो नहीं। कान खोलकर सुन ले छोकरी, फिर से घुंघरू को हाथ लगायो तो टोंगे कोट को चूल्हे में फेंक दूंगी। सावित्री, धमकी नहीं दे रही हूँ, जो कह रही हूँ करके दिखाऊंगी। और ये मुंह क्या देख रही है? गोबर कंडे क्या तेरी माँ स्वर्ग से आकर करेगी? चल! अब आप खुद सोच के देखिए कि एक तो सौतेली माँ, ऊपर से शशिकला जैसी। तो यहाँ पर शशिकला की भी अपनी एक बेटी है जिसको हमारे गोपी जी यानी कि असरानी सिखाने आते हैं नृत्य। है तो हेमा बेजुबान, लेकिन अपने इशारों से सब कुछ सबको समझा देती है।
अब यहाँ पर एक दिन उसके पिताजी की बहुत तबीयत खराब होती है, लेकिन वो डॉक्टर को बहुत मुश्किल से समझा बुझा के वहाँ से दवाई लेके आती है। जब तक लेकर आती है उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं, लेकिन उधर सौतेली माँ उसको फिर से आ जाती है ताने देने, क्योंकि वो जब वहाँ से डॉक्टर के पास जाती है तो पीछे चूल्हे के ऊपर खाना जल जाता है। जाने कहाँ मर गई छुड़े। सत्यानाश हुए तेरा, चूल्हे पे दाल चावल कोयला हो गए और तुम दोनों यहाँ मस्करी कर रहे हो। सावित्री, मस्करी तो तुम लोग कर रहे थे। सांस रुक रहा था, मेरा दम निकल रहा था, किसी को फिक्र ही नहीं। सब यही सोच रहे हैं कि बिना तेल का ये दिया जला क्यों जा रहा है, बुझता क्यों नहीं। यही एक बेजुबान है जो मुझे बचाए हुए है। बचाए हुए हैं? अरे इसने तो जीना हराम कर दिया है। भगवान कसम, घी के दिए जलाओ अगर इस चुड़ैल को मौत आ जाए। सावित्री! अब दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने कहीं ना कहीं से कोई फरिश्ता तो भेजना ही है। तो यहाँ पर हमारा फरिश्ता है इस फिल्म का ऋषि कपूर। अच्छा बच्चे लोग, आज छुट्टी, घर जाओ। हाँ, प्रणाम मास्टर जी। वो राम जी की रथ यात्रा थी ना, बहुत मजा आया मास्टर जी। याद के सीधा उसी का प्रसाद लाया हूं आपके लिए। ये लीजिए मास्टर जी। तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेता हूँ राजू, लेकिन मेरा तो हर भक्ति पर से विश्वास उठ गया है। याद नहीं पड़ता किसी का कुछ बुरा चाहा हो कभी। मैं तो ठीक, बेचारी हेमा ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो आवाज छीन ली भगवान ने उसकी। आप यूं क्यों नहीं सोचते मास्टर जी कि छोटी मास्टरनी सुनती कितना तेज है। आपसे और हमसे ज्यादा तेज सुन लेती है वो। दूर कहीं कोयल कुके ना, वो सुन लेती है। फूल पत्तों से कुछ कहे, वो भी सुन लेती है। मुझे तो विश्वास है मास्टर जी कि फूलों और चिड़ियों की जुबान भी समझ लेती है छोटी मास्टरनी। हाँ, यही तो दुख है बेटे। काश उस बीमारी में वो गूंगी के साथ बहरी भी हो जाती, तो दिन रात अपनी सौतेली माँ की नश्तर होकर चुभने वाली बातों से तो बच जाती। सोचा था बेजुबान को फिर से मां मिलेगी। काश मैंने दूसरी शादी ना की होती। अच्छा याद आए मैं राजगांव में था ना मास्टर जी, वहाँ एक महात्मा जी मिले थे, बहुत पहुंचे हुए। थोड़ी सी मिट्टी रोगी पे लगाते थे, बस देखते देखते रोग दूर। पिछली गर्मियों में तो गया था वहाँ। नहीं, गर्मियों में तो मैं शिवापुर गया था। नहीं, अगस्त के महीने तो राजगांव गया था मास्टर जी। हाँ ठीक है, 2 महीने पहले वहां था, फिर मैं यहाँ आ गया। एक और चक्कर लगा लेंगे मास्टर जी। मास्टर जी से कह देंगे कि थोड़ी सी मिट्टी छूकर हमें दे दीजिए, अपन यहाँ लगा लेंगे। फिर देखना मास्टर जी, छोटी मास्टरनी बोलने लगेंगी और आप पहले की तरह नाचने भी लगेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, एक नया ढेर लग जाएगा इनामों और तस्वीरों का। इतना ख्याल मत किया कर मेरा राजू। घर पर अपनों से जो जिल्लत मिलती है ना, उसके बाद तुम्हारा प्यार सहा नहीं जाता। ऐसा मत कहिए मास्टर जी। आपसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना है कि पिता का प्यार क्या होता है। सच तो यह कि मैं सिर्फ बातें ही करता रहता हूँ। चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन आपकी कुछ कर नहीं पाता मास्टर जी। मुझे ही करना पड़ता है। सावित्री, राजू आया है। बताने की जरूरत नहीं, देख रही हो खंबे की तरह खड़ा है। शनिवार का सूरज निकलना भूल सकता है, लेकिन ये शनिचर यहाँ आना नहीं भूलता। 2 बखत की रोटी एक ही बखत जो खा जाता है। छी 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 छी, गलत बात की मास्टरनी जी ने, बिल्कुल गलत। 2 वक्त का खाना कहाँ मैं खाता हूँ एक वक्त में? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर में छोटी मास्टरनी, मैं तो 2 दिन का खाना एक वक्त में खाता हूँ। क्यों खाना? अरे वाह, जय भोजन देवता। मास्टरनी जी को मास्टरनी कहो तो उनको बुरा लगता है। तुमको मैं छोटी मास्टरनी कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ?
नहीं नहीं, वो क्या कि एक साथ जल्दी खा गया ना, इसलिए वो। धीरे खाऊं? धीरे कैसे खाऊं? खाने में इतना स्वाद है रोका ही नहीं जाता। वैसे राजू है बड़ा बेशर्म। मास्टरनी जी की इतनी गालियां खाकर पेट नहीं भरता, ऊपर से खाना भी नहीं खाता। पर क्या करूं, मजबूरी है छोटी मास्टरनी। हफ्ते में 6 दिन 6 घरों में खाना खाता हूं, लेकिन इंतजार इसी 7 दिन का होता है। अब देखो ना, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, चाहते हैं ना, लेकिन इधर खुद ही देवी के हाथों से प्रसाद मिलता है इस भाग्यवान भक्त को, भला कैसे रुक जाए। और फिर जो मैंने अब आप समझ गए होंगे कि ये एक अनाथ है जो कि रोज गांव के किसी न किसी घर में जाके खाना खाते हैं, लेकिन इनका एक ही सहारा है, पंडित जी। तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है राजू कि तुम बोलते बहुत हो भाई। अच्छा, हाँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा जी। बहुत सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। आखिर एक नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो मेरी माँ जरूर किसी स्कूल में पढ़ाती होगी। एक तो औरत जात तो वैसे ही ज्यादा बोलती है, और उसके ऊपर स्कूल की टीचर हो गई छुट्टी। और जो मेरे पिताजी थे ना, मुझे यकीन है बाबा जी कि वो जरूर कोई महान संगीतकार होंगे, ढोलक बजाते होंगे, पखावज बजाते होंगे, मृदंग बजाते होंगे। तत्स्वरूप कि जब मैं पैदा हुआ तो बजाय रोने के मैं सारे गामा पादानी सा हाथ पैर से मारा था जैसे कि मैं डफली बजा रहा हूँ, डफली। हाँ, जितना मना करता हूँ उतनी ज्यादा बकवास करती हूँ। अब अगर लफ्ज भी बोला ना तो मंदिर से निकाल के बाहर कर दूंगा, बाहर, समझे? अब ये तो हुआ इनकी ऋषि कपूर जी की बात। दूसरी तरफ हेमा एक बेजुबान जरूर है, लेकिन उसके सपने सिर्फ नाचने और गाने के हैं। रात को जब उसको घुंघरू की आवाज सुनाई देती है तो वो घुंघरू पहन के चबूतरे पे चली जाती है नाचने के लिए और सपनों में खो जाती है। उसे पता ही नहीं कि कब उसकी माँ को पता चल जाता है, सौतेली माँ को, कि वो नाच रही है, जो कि उसके नाच से बहुत चिढ़ती है। बाहर आके जलती हुई लकड़ी से उसके पैरों को जला देती है। अब शशिकला की बेटी को हीरोइन बनाने के लिए किसी प्रोड्यूसर ने 10,000 रुपए मांगे हैं। अब वो 10,000 रुपए आए कहाँ से? वो उन्होंने एक चालाकी करी कि जया की शादी एक लड़के से तय करके उससे 10,000 रुपए ले लिए जाए। अब लड़के की माँ उसको देखने आती है। सावित्री, अरे अच्छे वक्त पर तुम आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बहन, ये मेरी प्यारी बेटी के पिताजी हैं। नमस्ते। क्या बताऊं बहन, जब से इनके हाथ पांव बेकार हो गए, दुनियादारी मुझे ही निभानी पड़ती है। इतना गया गुजरा फिर भी नहीं हूँ सावित्री कि मेरी बेटी की शादी के लिए भी मुझसे राय न ली जाए। अरे बड़ा अच्छा लड़का है चिंतामणि, बड़े दफ्तर में काम करता है। बहन जी, कितनी तनख्वाह बताई? 1,000। अरे 1,400 रुपया महीना, समझ गए? शादी तनख्वाह से नहीं लड़के से की जाएगी। लो, अरे लड़कों की भी शकल सूरत देखी जाती है, तुम जिन जी को देख लो ऐसे ही होगा। हाँ, हमने सोच समझ के ही फैसला किया है। फैसला तुम्हें नहीं करना है, समझी? फैसला उसे करना है जिसकी सारी जिंदगी का सवाल है। वो देखेगी लड़का कैसा है, वो पसंद करेगी। देखिए, आप अब बुरा न मानिए, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेजुबान बेटी ये सोचे कि उसके माँ बाप ने बोझ समझकर उससे हाथ धो लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मेरी भी जवान बेटियां हैं, उनका रिश्ता करूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी। क्या करूं, प्रकाश की तरक्की का वक्त था इसलिए नहीं आ सका, अब आ जाएगा। ये रुपए रख लीजिए बहन जी। ये रुपए क्यों दे रही हैं आप? शगन के रुपए हैं, लौटाएंगे तो पाप लगेगा। सावित्री, मामी ठीक कह रहे हैं मामा जी। तुम चुप रहो। गुस्सा थूक दीजिए भाई साहब, मैं जाते ही प्रकाश को भेज दूंगी। आपको लड़का ना पसंद आए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। चलती हूँ बहन जी। सुनिए, हाँ? आप तो घर की बड़ी हैं ना? हाँ। आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे जाने के बाद बहू की नजर जरूर उतार लीजिएगा। मेरी ही नजर लगी होगी। अब इसके पिता हेमा के उनको वहाँ से चलता करते हैं। दूसरी तरफ हेमा और ऋषि कपूर की बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऋषि कपूर उसको पूजता है क्योंकि वो उसके मास्टर जी की बेटी है, यानी छोटी मास्टर की। तुम काजल का टीका लगा ही लो छोटी मास्टर जी, वरना आज मेरी ही नजर लगेगी तुम्हें।
अच्छा वैसे लड़का कैसा है? पढ़ा लिखा तो होगा ही, वो जमीन जायदाद भी है कुछ के नहीं? हाँ? ये सब तो मास्टर जी ने पूछ लिया होगा, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ? असल में छोटी मास्टर नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी करता कि मैं आज डब उठाकर भी गाना शुरू कर दूँ। अभी नहीं गाऊंगा छोटी मास्टर नहीं। उस दिन गाऊंगा जब तुम शर्म से छुई मुई बनी बैठी होगी और तुम्हारा दूल्हा सबकी नजरें बचाकर तुम्हें देख रहा होगा। डोली के साथ गांव की सरहद तक नाचता गाता जाऊंगा छोटी मास्टरनी, जैसे कि राम जी की रथ यात्रा के साथ जाता हूं ना, वैसे ही। हाँ छोटी मास्टरनी, तुम्हारी शादी मेरे लिए रथ यात्रा से कम थोड़ी है। अभी नहीं, अब जाने कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो, सो से साथ ले जाता हूँ। जब कभी कुछ अच्छा खाने की तबीयत होगी, एक आध टुकड़ा मुंह में रख लिया करूंगा, और क्या। लो, मैंने तो बताया नहीं कि मैं शहर जा रहा हूँ। नहीं, गांव छोड़ के नहीं। वो क्या है कि हमारी छोटी मास्टरनी की शादी है ना, तो उनके लिए तोहफा तो लाना होगा, इसलिए शहर जा रहा हूँ। अरे तुम सोच रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? अरे मेरे पास बहुत पैसे जमा है। वो क्या कि रोज इधर उधर खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरा खर्चा होता ही नहीं, तो मेरे पास बहुत पैसे जमा है। छोटी मास्टरनी, एक बात और, जब तक मैं तुम्हारा तोहफा न लाऊं, तुम शादी की तारीख पक्की मत करना। हाँ, मैं चलता हूँ फिर। अब मास्टरनी जी को वादा करके ये तो चले अपने पैसे इकट्ठे थोड़े से करके उनके लिए चांदी के घुंघरू लेने शहर। अब शहर में एक और ही कहानी पल रही है दोस्तों। यहाँ पर अरुणा ईरानी जो कि एक अनाथ हैं, उनकी शादी होती है, लेकिन उनके पति जो हैं वो हैं शक्ति कपूर। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को इसलिए शादी करके लाते हैं अनाथ आश्रम से कि वो उससे धंधा करवा सकें, और यहाँ वो ये बात समझ जाती है और अपनी चुस्ती फुर्ती से वहाँ से भाग निकलती है। क्या बात, परेशान नजर आती है? डॉक्टर को बुलवाकर अपने 2000 रुपए रात वाले मेहमान का इलाज करवा लो। मरा गया तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। क्या बकती हो? क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ? पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र डाला और जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा 2000 रुपए में बेच डाला। तू है तुम पर। मुझे सती सावित्री चाहिए होती तो क्या तू बची थी अनाथ आश्रम से उठा के लाने के लिए? और मुझे भी बिकना होता तो सड़क पे खड़े होकर बिक लेती। जिस्म की कमाई खाने के लिए तुम जैसे पति की जरूरत नहीं थी मुझे। सीधे से ऊपर जाती है या नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी साली? नहीं जाएगी? तेरा तो बाप भी जाएगा। अबे तू आदमी है क्या जानवर? चल ऊपर, मैं कहता हूँ थोड़ा सा छोड़। यहाँ ऋषि कपूर इसको बचा लेता है और अब यहाँ से ये सीधा निकल कर आ जाती है पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए, और दूसरी तरफ अब ऋषि कपूर पाजेब खरीदने आता है। 60, 70, 80, 90 मर क्यों जमुना दास। कमाल को छोड़ो या तू, जेब में 90 रुपया ले फिर है और भाव गया 250 की चीज का है। अच्छा सेठ जी, आप इसे अलग रख सकते हैं? मैं हफ्ते भर में आपके पैसे ले आऊंगा। फिलहाल आप 90 रुपए रख लीजिए। अरे रेवण दे, सगला एक साथ ले लेवांगा, मगर हफ्ते के 1 दिन बाद भी आवेगो तो चीज बेच दूंगा, समझोगे? चांदी की पाजेब तो है 250 रुपए की और उसके पास है 90 रुपए। अब किस तरह से ये खरीदेगा? अब यहाँ राजू बहुत मेहनत करता है, डपली बजाता है, भूखा रहता है और पैसे इकट्ठे करता है। जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये उस दुकानदार के पास जाने लगता है और रास्ते में उसको मिलती है अरुणा ईरानी, जिसे वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे साथ चलो और एक बड़ी पाजेब देख लो, क्योंकि लड़कियों को क्या पसंद आता है वो तो लड़कियों को ही पता है ना। लेकिन इतने में एक चोर आके राजू के वो पैसे चुरा लेता है। मेरे पैसे थैले में तो रखे थे मैंने। हाँ, मेरे सामने तो रखे थे तुमने, किसी ने चुरा तो नहीं लिए? साला कुत्ता,
राजू की दिन रात की कमाई ले गया हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजू, छोड़ दो मुझे, मैं उस कमीने के साथ राजू, नहीं हूँ। राजू, होश करो राजू। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे उसे? क्या वो अब तक तुम्हारे इंतजार में वहीं खड़ा होगा? आप नहीं जानती कुसुम जी, दिन रात मेहनत की थी मैंने, भूखे अगर एक एक पैसा जोड़ा था मैंने इस पायल के लिए, लेकिन अब सेठ जी आप मुझे ये पायल दे दीजिए। हैं? आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं 10-15 दिन के अंदर आपके पैसे चुका दूंगा मैं। अरे ढबलिया, तुम हमें उल्लू समझोगे। दरवाजा पीछे है, निकाल। मेरा यकीन कीजिए सेठ जी, राजू कभी झूठ नहीं बोला। आपकी पाई चुका दूंगा, राम जी की कसम खा के कहता हूं। क्या बोल छोरी? पायल दीजिए। क्या बोली? दीजिए। ले। इसकी क्या कीमत है? ये क्या कर रही हैं आप? मंगलसूत्र क्या बेचा जाता है? इसे मेरे गले में डालने वाला तो मुझे ही बेच रहा था, फिर इसकी क्या कीमत रह जाती है? मगर कुसुम जी ये... आप कुछ न कहना। तुमने भाई की तरह आकर मेरी रक्षा की, तुम्हें मेरी कसम है, अगर इनकार किया तो। अब अरुणा ईरानी की मदद से वो पाजेब लेकर आ जाता है उसी दिन जिस दिन जया की शादी है। लेकिन ये क्या, जया में मंडप में जया के साथ शादी में बैठा कौन है? शक्ति कपूर, जिसे देखकर ऋषि कपूर बहुत ज्यादा भरा जाता है। खबरदार कमीने कुत्ते, तेरी ये मजाल, तू यहाँ भी आ पहुँचा। राजू, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। ये क्या बेहूदगी है? आप जानते नहीं मास्टरनी जी, ये एक नंबर का बदमाश है, ये पुलिस से बच कर भागा है। नहीं, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ? ये झूठ है कि तू शादीशुदा है, ये झूठ है कि तू अपनी बीवी से पहली रात में धंधा कराता है। बोल, ये सब झूठ है। चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? पता नहीं क्या बक रहा है ये। कौन है आदमी? क्यों भूल गया? मैं वही हूँ जिसने कुसुम को तेरे पंजों से बचाया था, जब तू उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। माँ, उठो वहाँ से, ये शादी नहीं होगी, उठो फौरन। हाँ छोटी मास्टरनी, आप उठिए यहाँ से, चलिए उठिए। तुम चुप रहो। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तो सोचिए, अगर ये शादी रुक गई तो इस लड़की का हाथ कौन पकड़ेगा? भले कुंवारी ही बैठी रहे मेरी बेटी, इस डर से क्या मैं बेच डालूंगा उसे? मगर किसकी बात में आ रहे हैं आप? 2 टके के लड़के ने कुछ भी बक दिया और आसमान के? मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह जानती। शादी में इसलिए बखेड़ा डाल रहे हो ना कि तुम्हारी खुद की नजर हेमा पर है। ऐसा मत कहिए मास्टरनी जी। ओह, तो ये मामला है। मैं तो रहम खा के आया था कि बेचारी गूंगी है तो क्या हुआ, मगर खानदानी है। पर यहाँ तो भिखारियों से चक्कर चला हुआ है। जबान खींच लूंगा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बुरी बात कही। रखिए अपनी सती सावित्री अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। प्रकाश बाबू ठहर जाइए। जाने दो उसे। आप गुस्सा मत कीजिए। क्यों रे नीच कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मास्टरनी जी आप... खबरदार जो मुझे मास्टर ने कहा। गंदी नाली का कीड़ा, गंदगी फैलाने के लिए हमारा ही घर मिला था तुझे। सावित्री, आप लोग देख क्या रहे हैं? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता हमारी बहू बेटियों पे नजर रखता है। धक्के मार कर निकाल रही हराम को। नहीं मास्टरनी जी, नहीं मास्टरनी जी, मुझे आप जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं सच कहता हूँ, इस आदमी की करतूत मैंने अपनी आंखों से देखी है। मास्टर जी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी सही नहीं है, बदमाश है। छोटे मास्टर जी को किसी भी कीमत पे इसके हाथ दिखने मत दीजिए। मास्टर जी मेरी बात मान लीजिए। मास्टर जी, मास्टर जी, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ दामाद जी, गुस्सा थूक दीजिए। लीजिए, आइए। राजू की यहाँ पर इस पुकार को सुनकर आ जाती है अरुणा ईरानी, क्योंकि उसे पहले से ही खबर कर दी जाती है। अरुणा ईरानी यहाँ पुलिस को लेकर आती है और वो उसको शक्ति कपूर को पकड़वा देती है। अब शादी टूटने की वजह से बेजुबान बेचारी जया तो इतना ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बट उसके पिता को सदमा लग जाता है। मास्टर जी अब आप यूं ठीक हो जाएंगे। बड़े डॉक्टर साहब को लाया हूं मैं। असल में डॉक्टर साहब इन्हें बीमारी हमारी कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि ज्यादा ही सोचते हैं। वो क्या है कि मास्टरनी जी और चंपा शहर चले गई ना, और फिर बुआ जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। बस दिल पे चोट लगा ली कि इन्हें सब अकेला छोड़ गए। मास्टर जी आप अकेले काहे के हैं? हम नहीं है क्या? ये छोटी मास्टरनी है, पुजारी जी हैं, मैं हूँ, सभी तो है आपके पास।
तुम पैसों की फिक्र मत करो छोटे मास्टर जी, बहुत काबिल डॉक्टर है मास्टर जी, एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ क्या बात है बच्चों? डॉक्टर साहब, हमारे मास्टर जी को जल्दी ठीक कर देना। डॉक्टर साहब, हमारे मास्टर जी को अच्छी अच्छी दवाई देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर ये सब क्या है? डॉक्टर साहब, हमने पैसे जमा किए हैं और लगेंगे और दे देंगे। अच्छा बेटे। मास्टर जी, आंखें खोलो, बिट्टू से बात करो। मैंने सिक्का पढ़ा याद कर लिया है। 1 6 6 दूनी 12 1 3 18 6। मास्टर जी, आंखें खोलो मास्टर जी। मास्टर जी, स्कूल क्यों नहीं आते? बोलते क्यों नहीं? आएंगे बिट्टू, आएंगे, स्कूल भी आएंगे, तुमसे बोलेंगे भी। मुझे अफसोस है भाई, अभी इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। मास्टर जी का अंत अब नजदीक है और यहाँ ऋषि कपूर और जयाप्रदा उनके पास है, लेकिन बीवी और बेटी, दूसरी बेटी वहाँ से उनको छोड़ के जा चुकी है। आप क्या समझते हैं छोटी मास्टरनी के लिए अब कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे एक से एक लड़के पड़े हैं, अच्छे घरानों के, बीए पढ़े लिखे। हाँ मास्टर जी, बस आप ठीक हो जाइए मास्टर जी, मैं खुद छोटी मास्टरनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मास्टर जी, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। सच कह रहा हूँ मास्टर जी, ये मेरा वादा आपसे मास्टर जी। मास्टर जी चल बसे। तो दोस्तों, अब जया की सारी जिम्मेदारी आ जाती है राजू के ऊपर और उसकी शादी की। राजू जया को यहाँ से लेकर शहर चला जाता है। दूसरी तरफ शशिकला को जब अपने पति की मौत का समाचार मिलता है तो वो टूट सी जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को हीरोइन बनाने के लिए बीमार पति को छोड़ के शहर आ गई थी। दुनिया में जो भी आया है एक न एक दिन तो उसे जाना ही है मामी। अफसोस हमें भी कम नहीं है मामा जी के गुजर जाने का, पर इस तरह निराश होकर बैठ जाने से क्या होगा, बोलो। ओहो, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ मामी, हमें प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना है। मुझे इस तरह उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो बीमार थे, उन्हें मैंने बहुत दुख दिया है। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह रूठ कर चले जाएंगे। मैंने बहुत बड़ा कसूर किया, बहुत बड़ा पाप किया है। ओहो, रोने से क्या होगा मामी, बाहर निकलोगी जी बहलेगा। मुझे तंग मत कर, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। गोपी जी कहाँ जा रहे हैं आप? अब हमारा भी जी यहाँ नहीं लगता सुरेश बाबू, हम वापस जा रहे हैं अपने अरे घर। क्या कह रहे हैं गोपी जी, अगर आप चले गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा और आपके बिना चंपा नृत्य क्या करेगी? खाक नहीं, मगर हम गोपी जी उधर प्रोड्यूसर को क्या दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, सब कुछ आपको तो संभालना है। आई आई हमको संभालना है सब कुछ। अच्छा, तो फिर हम नहीं जाते गांव। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? गलती हो गई। हाय 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 रे। दूसरी तरफ राजू के पास रहने का कोई ठिकाना तो नहीं है, तो वो एक मंदिर में जगह ले लेता है और वो चौकीदार उसका दोस्त बन जाता है। यहाँ ये दोनों खुल के अपनी जिंदगी जी पाते हैं, यानी जया नाच भी पाती है और गा भी पाती है। छोटी मास्टर जी, यहाँ क्या कर रही हो? वो पेड़? हाँ, पहले छोटे होते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो पत्तियां हवा में मगन होकर झूम रही है ना? ये भी नहीं। कोयल? हाँ कोयल, कोयल कूक रही है ना? हाँ। नहीं। हाँ। क्या कह रही हो छोटी मास्टरनी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा।
कितनी भोली हो। कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। अब एक दिन उस मंदिर में अभय रानी आती है और यहाँ उसे हेमा और राजू दोनों मिलते हैं। हेमा, अरे कैसे हो? राजू क्या है क्या? क्या बात है छोटी मास्टरनी? मैं उठा दूँ। अरे कुसुम जी आप और यहाँ? हाँ, रविंद्र थिएटर के ऑफिस में मुझे नौकरी मिली है। तुम सुनाओ, तुम लोग यहाँ कैसे? वो मास्टर जी के गुजर जाने के बाद छोटी मास्टरनी बिल्कुल अकेली हो गई थी गाँव में, सो हम लोग यहाँ चले आए। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। एक काम करो, हाँ, ये रहा मेरा पता। कभी आ जाओ, हम लोग तो स्टेज पे प्रोग्राम करते ही रहते हैं। मैं मैनेजर साहब से बात करके रखूंगी कि तुम दोनों को भी नाचने गाने का मौका दें। मुझे यकीन है कि तुम दोनों का प्रोग्राम एक बार स्टेज पे हुआ नहीं कि हजारों रुपए कमाओगे तुम लोग। ना बाबा ना, अरे सड़कों पर नाच गा लेते हैं अपनी मस्ती में, वो और बात है, पर स्टेज पर गाना अपने बस की बात नहीं। और फिर रही छोटी मास्टरनी की बात, तो बुरा मत मानना कुसुम जी, मंदिर की मूर्त का कोई मोल नहीं होता। दुनिया की तमाम दौलत भी मिलती हो, तब भी मैं छोटी मास्टरनी की कला को कभी बिकने नहीं दूंगा। इन सारी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि राजू के दिल में हेमा के लिए कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट और प्यार भरा पड़ा है। तो दोस्तों इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो उससे किसी तरह का स्टेज पे काम करवाए। कितना वक्त निकल गया दिनों काका, क्या कोई लड़का नहीं मिला छोटी मास्टरनी के लायक? ढूंढ रहा हूँ भाई, अभी उस दिन ही तो तुमने कहा था, इतनी भी क्या जल्दी? आप जल्दी की बात कर रहे हैं दिनू काका, मुझे तो लगता है कि बहुत देर हुई जा रही है। 24 घंटे में सूरज तो निकलता ही है, वक्त आने पर फूल भी खिलते हैं, मौसम के बदलते बाहर भी आती है, लेकिन छोटी मास्टरनी की बदनसीबी नहीं हटती। आपने तो उन्हें देखा है ना दिनू काका, देखा है ना, कितनी भोली है वो, कितनी नाजुक है वो, क्या दुखी दुख होने थे उनकी किस्मत में। बहुत बर्दाश्त कर लिया दिनू काका उन्होंने, बस अब तो बहुत ही हो चुका। जब भी तो मैं कहता हूँ ना कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो उन्हें पलकों की ओट में पुतली की तरह रख सके, जो संभाल सके, बीए पढ़ा हो, जो उन्हें समझ भी सके। बीए क्या, एमए पढ़ा मिल सकता है, मगर काका ये एमए बीए से ज्यादा होता है? हाँ। तो फिर तो आप एमए ढूंढिए काका, और हाँ पैसों की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं राजू, अच्छे लड़के पैसे वैसे नहीं मांगते, फिर भी अच्छी तरह शादी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। हाँ ये बात तो है। अच्छा काका, ये एमए लड़के से शादी करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? 5-6 हजार तो आजकल यूं ही खर्च हो जाते हैं। बस फिर तो अब जल्दी से एक एमए लड़का ढूंढ लीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। अब एमए लड़के से शादी करवाने के लिए राजू पैसे की जुगाड़ में लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और अपनी खांसी को भूल जाता है और उसकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, जिसका अभी तक हेमा को अंदाजा भी नहीं है। दूसरी तरफ शशिकला जिस अपनी बेटी को हीरोइन बनाने के लिए आई थी, उस प्रोड्यूसर ने उसको धोखा दिया और वो उनका पैसा लेके वहां से भाग गया, और जिस सराय में वो रह रहे थे उसके मैनेजर ने भी उनको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब दूसरी तरफ राजू और जया अपनी जिंदगी जी रहे हैं। छोटी मास्टरनी ये लो छोटी मास्टरनी, डफ बजाओ। हाँ तुम तो बजा ही लेती हो। ओहो, खाना तो बनता ही रहेगा छोटी मास्टरनी। आज तुम डफ बजाओ और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास नाच दिखाता हूँ, ठीक है? 1 2 3। तेरे गंड साम, तेरे गंड सही, सामती सामती साम, सामती साम साम सही, बजाओ ना छोटी मास्टरनी, हम तुम्हारे लिए और नाचेंगे। बजाओ 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 ना।
बुखार नहीं छोटी मास्टरनी, वो क्या जरूरत है छोटी मास्टरनी, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी खांसी से हेमा इतना घबरा जाती है, यानी जया इतना घबरा जाती है कि उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। तुम्हें क्या नाम बताया तुमने? राजू। हाँ, तुम्हें यहाँ जल्दी आना चाहिए था। मुझसे क्या होने लगा डॉक्टर बाबू, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मजाक की बात नहीं है राजू, तुमने जरूर अपनी बर्दाश्त से ज्यादा मेहनत की है। नतीजा जानते हो? तुम्हें टीबी है। धीरे बोले डॉक्टर बाबू। आपको यकीन है मुझे टीबी ही है डॉक्टर बाबू? हाँ भाई, अब तो तुम्हें बिल्कुल आराम की जरूरत है। बिस्तर पे पड़े रहना होगा, वक्त पे दवा और फल खाने होंगे जब तक तुम एकदम ठीक ना हो जाओ, समझे? हाँ? ये लो, दवाइयाँ खरीद लो और इलाज अभी शुरू कर दो, देर मत करना। डॉक्टर बाबू ने कहा है कि मुझे टीबी हो गया है। डांट के बाहर निकाल दिया मुझे। बोले हट्टे कट्टे हो, घोड़े के माफिक, क्यों मेरा वक्त बर्बाद करते हो? छोटी बात नहीं, तुम ऐसे ही फिक्र करती हो। चलो चलो। खांसी, अब खांसी के लिए कोई दवाई इंजेक्शन लेता है, बोले ठीक हो जाएगी 2 दिन में अपने आप। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ छोटी मास्टरनी, मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ राजू हेमा को तो सेटिस्फाइड कर देता है ये बोल के कि डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद बहुत उधेड़-बुन में है। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है राजू। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो छोटी मास्टरनी का क्या होगा? उनकी शादी कौन करवाएगा राजू? कौन करवाएगा? ये सोचकर राजू वहाँ से चला जाता है और पीछे से हेमा जब कपड़े धोने के लिए उसका कुर्ता निकालती है तो उसको राजू का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और वो दौड़ के जाती है डॉक्टर के पास पूछने के लिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस चीज का है। ये प्रिस्क्रिप्शन तो राजू का है, उसे टीबी है और किसी भी तरह की थकान या तनाव उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जब तक राजू ठीक ना हो जाए, दवा के साथ साथ उसे पूरे आराम की भी जरूरत है। जब उसे राजू की हालत का पता चलता है तो वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन लेके पहुंचती है अरुणा ईरानी के ड्रामा कंपनी में। अरुणा ईरानी के पास आकर वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा के कहती है कि मुझे, यानी इशारे से, कि मुझे स्टेज पे डांस करना है, उससे जो पैसे मिलेंगे मैं राजू के लिए दवाइयाँ लेकर आऊंगी। और अरुणा ईरानी यहाँ मान जाती है। जैसे ही हेमा तैयार होके स्टेज पे आने लगती है, दूसरी तरफ से राजू डफली उठा के वहाँ आ जाता है। हालांकि उसको मना किया गया है कि उसको डफली नहीं बजानी और स्ट्रेस नहीं लेना है। जया उसको रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं। दोनों परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज के ऊपर, जो लोगों को बहुत पसंद आती है। अब परफॉर्मेंस के बाद हेमा बोल तो नहीं पाती, लेकिन गुस्से में वहाँ से निकलती है और पीछे पीछे आते हैं राजू। छोटी मास्टरनी, छोटी मास्टरनी, छोटी मास्टरनी,
तुम खामखा नहा जोरी छोटी मास्टरनी। मैंने अपनी बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ऐसी फिक्र करोगी। वैसे कोई खास बात नहीं है। हाँ छोटी मास्टरनी, मैंने उस दिन अपनी झूठी कसम खाई थी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। छोटी मास्टर, मैंने तुमसे क्या कहा था राजू? किसी भी तरह की मेहनत, कोई भी तनाव तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कहा था ना? डांटिए, आप भी डांट लीजिए। छोटी मास्टर ने भी गुस्सा करके चले गई, आप भी कर लीजिए। सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? छोटी मास्टर की शादी कैसे होगी? उनकी शादी? यानी तुम दोनों? छी 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 डॉक्टर बाबू, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कहाँ छोटी मास्टरनी और काम है। कितना बड़ा घराना है उनका, जानते हैं आप? मास्टर चिंतामणि प्रधान की बेटी है वो। हाँ, उनकी शादी तो किसी राजकुमार के साथ होगी। जरूर, बल्कि अब तक तो हो जानी चाहिए थी। तब की हो जाती डॉक्टर बाबू, लेकिन क्या कहूँ, लड़कों की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। बस वो तो एक ही चीज जानते हैं कि छोटी मास्टरनी बोल नहीं सकती, और कुछ नहीं। उनका तो अंग अंग बोलता है राजू। शरीर का पोर पोर जैसे जुबान हो। कोई भाग्यवान होगा जो उनसे शादी करेगा। भला कौन इनकार करेगा? ये सब कहने की बातें हैं डॉक्टर बाबू। अगर मैं आपसे कहूं कि आप छोटी मास्टरनी से शादी कर लें तो आप कर लेंगे? राजी हो जाएंगे आप? नहीं होंगे। मैंने कहा ना, कहने और करने में बहुत फर्क है डॉक्टर बाबू। चलता हूं मैं। राजू, राजू, अपनी छोटी मास्टरनी से भी तो पूछ लो, क्या वो मुझसे शादी करेंगी? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना डॉक्टर बाबू? कुसुम जी सुना आपने डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू, मैं सच कहता हूँ, छोटी मास्टरनी बहुत ही अच्छी लड़की है। डॉक्टर बाबू, आप सच कह रहे हैं ना? आप उनसे शादी करेंगे ना? डॉक्टर बाबू, मैं डॉक्टर की ये बात सुनकर राजू के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो इतना खुश हो जाता है और सेटिस्फाइड भी कि अब उसकी छोटी मास्टरनी जी की शादी एमए या बीए से नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर से वो करवा देगा। लेकिन यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह हेमा जब अपने मंदिर में बैठी होती है तो वहाँ हवा चलने के बाद डफली के ऊपर उसके घुंघरू गिर जाते हैं। यानी वो उसे भगवान का ये इशारा समझती है कि तुम दोनों साथ हो जाओ, और वो उसी सपने में खो जाती है। सपने से जब जागती है तो वो तैयार होकर राजू के सामने जाती है और उसे अपनी इच्छा बताती है, जिसको सुन के राजू नाराज हो जाता है। ये क्या नादानी छोटी मास्टरनी, ऐसा भी कोई मजाक होता है क्या? ऐसा मत को छोटी मास्टरनी, तुमसे सुंदर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं, और सभी को तो तुम बोल लेती हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैंने मास्टर जी से क्या वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। मैंने ढूंढ लिया छोटी मास्टरनी, कोई बीए एमए नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ छोटी मास्टरनी, अपने डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी है। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ है उनके पास। मैं जानता हूं तुम्हें इन सब चीजों का लालच नहीं है छोटी मास्टरनी, फिर भी मैं नहीं, तुम्हारे लायक सिर्फ डॉक्टर बाबू है। आखिर मेरा आता पता क्या है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा घराना क्या है? इंसानियत तुम्हारा घराना है राजू। और कितने लोग सचमुच होते हैं इस घराने के आजकल। डॉक्टर बाबू,
आप तो ऐसा मत कहिए। छोटी मास्टरनी पर तो कुछ पागलपन सवार हो गया है। कुसुम जी, आप इन्हें को समझाइए ना। नहीं राजू, हेमा ने कोई गलत फैसला नहीं किया। कुसुम जी। हाँ राजू, जिस तरह सुर और ताल के बिना संगीत पूरा नहीं होता, उसी तरह तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। एक दूसरे के लिए ही बने हो तुम लोग। नहीं कुसुम जी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ये। राजू, मास्टर जी के सामने तुमने हेमा को खुश रखने की जिम्मेदारी ली थी ना? तुम्हारे अपनाने से अगर वो खुश हो सकती है तो तुम्हें एतराज क्यों है? कुसुम ठीक कहती है राजू। डॉक्टर साहब, अब मैं आपको कैसे समझाऊं डॉक्टर साहब? आप ये भी जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। वो तो छोटी मास्टरनी को भी पता है राजू, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारा इलाज तो चल ही रहा है, बाकी जिम्मेदारी मेरी रही। तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं। डॉक्टर साहब। हाँ राजू, बड़ी लंबी उम्र होगी तुम्हारी। तो यहाँ अरुणा ईरानी और डॉक्टर साहब आके राजू के दिल की फीलिंग्स जगा देते हैं और अब दोनों एक साथ हो जाते हैं, यानी राजू और हेमा। दूसरी तरफ शक्ति कपूर जो है वो जेल से छूटकर सीधा जाता है पंडित जी के पास, ताकि वो राजू से अपना बदला ले सके और राजू का पता पूछ सके। बोल बुढ़े, बताता है राजू का पता क्या नहीं? राजू का पता पूछ रहे हैं? अजी हमसे पूछिए, बेचारे पुजारी जी को क्यों धमका रहे हैं? हम उसी की तरफ जा रहे हैं। नहीं गोपी नहीं, ऐसा पाप मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे राजू को पता किसी को मत बताना। मैं पाँव पड़ता हूँ तुम्हें। आप हमारे पाँव क्यों पड़ रहे हैं? हम कोई भगवान थोड़े ही हैं। देख लो, हमें बिना बात के पाप में घसीट रहे हैं। चलो चलो यहाँ से निकल चलो। नहीं गोपी नहीं, ऐसा मत करो गोपी। चलो चलो चलो। आज तक सिर्फ तुम्हारी सेवा की है, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांग रहा हूँ। मेरे राजू को बचा लो प्रभु, मेरे राजू को बचा लो प्रभु, मेरे राजू को बचा लो। रोको, अरे हम कह रहे हैं गाड़ी रोको। अरे रोको, अरे रोको रोको, अरे रोको। हाँ, क्या हुआ? लगता है पिछले पहिए में पंक्चर हो गया है। पंक्चर? कैसा बनाया? हमें क्या मालूम राजू कहाँ है? हम चलते हैं। अरे बंद कर कालू। देखिए हम बहुत नाजुक हैं, बिना बात के दो चार हड्डियां सरक जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। अरे अरे भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ के बच्चे, तू अपने बाप को बेवकूफ बना रहा है? नहीं, बता दे कहाँ है राजू? हमें नहीं मालूम, और अगर हमें मालूम हो तो भी नहीं बताएंगे। तो भी नहीं बताएंगे? नहीं। तेरा तो ले चलो इसे। भोलेनाथ। शक्ति कपूर को गोपी चकमा देने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो गोपी को ही एक बहुत पुराने मंदिर में कैद कर देता है कि तूने मुझे मेरे साथ चालाकी की, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले राजू को लाके यहाँ पे बांधूंगा। दूसरी तरफ शशिकला यानी जया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे होते हैं, और जहाँ राजू उन्हें देख लेता है और लेकर आ जाता है सीधा जया के पास। मासिनी जी, किस्मत में ये दिन देखना अजी। कहते हैं ना, जैसा कोई करता है वैसा भरता है, उसी का ये फल मुझे मिला है। जैसा मैंने तुम लोगों के साथ सलूक किया। ऐसा मत कहिए मासिनी जी, जो बीत गई सो बीत गई, भूल जाइए उसे। आप आइए मेरे साथ, आइए। कहाँ बेटा? अपनी बड़ी बेटी के पास। बेटी? आइए आपकी बेटी। चलो चलो। चलिए। मैंने तेरे साथ क्या भला किया जिसका बदला ये दिया।
असरानी को यहाँ पे बांधकर अब शक्ति कपूर ऋषि कपूर को भी यहाँ लेकर आ जाता है और उसको भी वहाँ पे बांध देता है। अब जया प्रदा बहुत परेशान है क्योंकि ऋषि कपूर को लाते हुए अरुणा ईरानी देख लेती है, लेकिन वो सीधा पुलिस के पास जाती है ये बताने के लिए कि उसे शक्ति कपूर उठा के ले गया है, लेकिन रखा कहाँ है ये पता लगाती है जयप्रदा। वो बदमाश प्रकाश राजू की तलाश में यहाँ आया है, हमें फौरन पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आपका शक एकदम सही निकला। अभी अभी हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ बदमाश राजू नाम के आदमी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। सुना है कि वो गूंगी तुम्हारी धर्मपत्नी बनने वाली है। मैं उसे भी यहां लाऊंगा और उसके बाद मैं तुम दोनों को एक खूबसूरत सा तमाशा दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, जीजा जी के साथ दीदी का भी कुछ पता नहीं। हेलो, यस सर। हैं? कुछ पता चला? हेमा, 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 हेमा प्रकाश राजू को पकड़ के ले गया है। बदमाश यहाँ भी आ सकता है। तू अकेले यहाँ मत रह, चल फौरन मेरे साथ चल। तुम? वो डफली बजाते बजाते राजू को ढूंढती है क्योंकि आवाज तो लगा नहीं पाती, और दूसरी तरफ जिस मंदिर में राजू और गोपी दोनों बंद हैं वो घंटे की आवाज से जयाप्रदा को बता देते हैं कि हम यहाँ हैं। अब जयाप्रदा पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है उनको बचाने के लिए। राजू की डब की आवाज। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा दीजिए। घबराइए मत, जल्दी सीढ़ी लगाओ, जल्दी। देखो बेटी, जरा संभल के। ठीक तो हो ना? राजू, राजू बेटा, इतना ही बहुत है कि तू बच गया। जानता है किसने बचाया तुझे? किसने बुलाया हम लोगों को यहाँ? हमारी हेमा ने। हाँ। हेमा, अब राजू और हेमा दोनों मिल जाते हैं और हेमा की सरगम जो अधूरी थी उसकी आवाज ना होने के कारण राजू उसे पूरी कर देता है। ये थी कहानी सरगम फिल्म की दोस्तों, एक ऐसी लड़की की जो बेजुबान होते हुए भी सब कुछ बोल पाती थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि उसे राजू जैसा हमसफर मिला।
अगले हफ्ते एक ऐसी ही बहुत ही मनोरम कहानी लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। मैं रफ्तारी रुचिका, उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। सुनते रहिए और मेरे YouTube चैनल रुचिका सेठ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप मेरे शोज को एंजॉय कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। Stay tuned, stay healthy and stay safe. Bye-bye. चले परदेस हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, अपना देश हम परदेसी हो गए। मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना, ये गलियां पथपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना, बदला जग ने भेस, बदला जग ने भेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना, आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए।